वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रेशो एनालिसिस का क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो रहेगा। इससे पूर्व की 2 स्लाइड्स में आपने रेशो एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका एनालिसिस करते हैं। उसके कई सारे मेथड थे जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशो एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस है। इसमें हमने जो स्टार्ट किया था वो रेशो एनालिसिस स्टार्ट किया था और रेशो एनालिसिस के बारे में हमने बताया था कि जो रेशो एनालिसिस होता है इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स। और ये जो आइटम्स होते हैं ये बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हो सकते हैं। इनके मदों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन को फाइंड आउट करना रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस को हम 4 भागों में स्टडी कर रहे थे: लिक्विडिटी रेशो, लेवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें हमने जो स्टार्ट किया था वो कल इससे पहले वाले लेक्चर में वो स्टार्ट किया था लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हमने सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी करंट रेशो और करंट रेशोज़ का मीनिंग भी हमने रीड किया था और ये बताया था कि करंट रेशो शोज़ द रिलेशनशिप, रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। इसमें हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के कंपोनेंट्स को रीड किया था। करंट एसेट्स के जो कंपोनेंट थे वो आपके कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक ऐसे थे। और करंट लायबिलिटीज़ में आपका बिल्स पेबल, करंट क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स प्रोविजंस, ये सारे आइटम्स जो थे ये सारे आपके करंट लायबिलिटीज़ थे। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ये बताया था कि करंट एक बैलेंस शीट आपको मिलती है और बैलेंस शीट में जो आपके आइटम्स होते हैं करंट जो एसेट साइड पर वो 2 आइटम्स होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। आपको उसमें से बैलेंस शीट में से करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना था और उनको अलग टोटल कर लेना था और करंट एसेट्स को अलग, करंट लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके उनका अलग टोटल आपको करना था। फिर उसके बाद आप ऐसे एक फार्मूला लिखते थे, करंट रेशो इज़ इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जो भी आइटम्स जो करंट एसेट्स थे वो ऊपर की तरफ और करंट लायबिलिटीज़ नीचे लिख दिया करते हैं। उसको डिवाइड करने के बाद उसका फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हमने चर्चा की थी कि आइडियल रेशो क्या होता है, एक आदर्श अनुपात क्या होता है। तो उसका आदर्श अनुपात करंट रेशो का वो था 2:1 यानी 2:1। यानी अगर आपके पास 1 रुपये की अगर लाइबिलिटीज़ हो जनरेट होती है तो उसको फेस करने के लिए आपके पास 2 रुपये होना आवश्यक है। इसमें करंट एसेट्स में आपके स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आज हम जो बात करेंगे वो सेकंड रेशो की बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशो में सेकंड रेशो है आपका क्विक रेशो। क्विक रेशो जैसे क्विक और लिक्विड रेशो, आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। क्विक रेशो यानी त्वरित, जल्दी। मीनिंग में है द रेशो रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। देखिए, लिक्विडिटी जो रेशो होते हैं वो आपके कैश पे करने की क्षमता से रिलेटेड है। अगर कोई ऑब्लिगेशंस आते हैं शॉर्ट रन में तो उसको आप पेमेंट करने के लिए आपके पास क्विक एसेट्स कितनी हैं। देखिए, जब हम क्विक रेशो की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जब हम लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे ही कोई लायबिलिटीज़ आई और लायबिलिटीज़ को आते ही हमें पे करने की हमारी क्षमता, एबिलिटी टू पे, एट द सेम टाइम जैसे ही आपके सामने ऑब्लिगेशंस अकर होते हैं। इन केस अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि मुझे अभी किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो मेरे पास करंट एसेट्स बहुत सारी हो सकती हैं। इन करंट एसेट्स में आपके पास कैश, बैंक, स्टॉक और डेटर्स भी हैं। अगर आपको
क्रेडिटर्स को पे करना है तो उस वक्त आपके पास, और अगर उसको हैंड टू हैंड एट द सेम टाइम आपको पेमेंट करना है तो आपके पास कैश होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी में बात करें कि आपको इतना टाइम है कि आप स्टॉक को बेचकर कैश जनरेट कर सकें या डेटर से कैश कलेक्ट करके जनरेट कर सकें तो एक अलग बात है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अगर कोई ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज़ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पे करने के वक्त, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने डेटर्स से वो पैसा कलेक्ट करें या अपने स्टॉक को सेल आउट कर दें। क्योंकि देखिए, कैश, बैंक के साथ साथ डेटर और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब करंट एसेट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप तुरंत ही डेटर्स से कलेक्ट करें पैसा और क्रेडिटर को दे दें तो ठीक है। लेकिन ऐसी पोजीशन व्यवहार में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि क्रेडिटर जब आपके सामने आता है तो उसको क्विक पे करना होता है, और उस क्विक पे को करने के लिए कंपनी को उसका एनालिसिस करना पड़ता है। और वो क्विक पे करने का जो रीज़न है, वो रिलेशन है, वो क्विक रेशो से फाइंड आउट आता है। क्विक रेशो में हम अगर तुरंत हमें कोई ऑब्लिगेशंस को पे करना है तो हम अपने स्टॉक को नहीं बेच सकते, ना डेटर से ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सेम टाइम, उसी वक्त हमारे पास कैश होना चाहिए और बैंक होना चाहिए। इसको पता करने के लिए हमें क्विक रेशो की ज़रूरत होती है कि कंपनी के पास अगर हैंड टू हैंड अगर कोई ऑब्लिगेशंस आए तो क्या कंपनी की कैपेसिटी है कि वो उसे पे कर सके। तो उसके लिए उसके पास, कंपनी के पास कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्विक रेशो के कंपोनेंट्स क्या हैं। जब आप क्विक रेशो के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो इसके कंपोनेंट्स में ऐसी एसेट्स को शामिल किया जाता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कैश तो है, उसके साथ बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यही आपकी बैंक में कन्वर्ट हो सकती है। क्विक एसेट्स को हम जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, करंट एसेट्स तो आपके पास सारी हैं। अगर उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दें तो आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएगी। यानी क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम होता है जिसको सेल करने में टाइम लगता है और उससे पैसा कलेक्ट होने में टाइम लगता है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ऐसा ही आइटम है। तो क्विक एसेट्स में से अगर टोटल करंट एसेट्स है तो उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देंगे तो आपके पास जो एसेट्स बचेगी वो आपकी क्विक एसेट्स होगी। और जैसे ही आपके पास लाइबिलिटीज़ जनरेट होंगी तो आप इस क्विक एसेट्स के द्वारा लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। क्विक एसेट्स को जो निकालने का फॉर्मूला है वो आपका ऐसा होता है, क्विक रेशो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। हम पहले अभी बात कर चुके हैं कि क्विक एसेट्स जो होता है वो करंट एसेट्स में से अगर आप स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देंगे तो आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे। और करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास, आपको पता ही है, पिछले वाले लेक्चर में हमने इसकी शीट भी उपलब्ध कराई थी। इसका जो क्विक रेशो का आइडल रेशो होता है वो 1:1 होता है। 1:1 का मतलब एक आदर्श अनुपात है। यदि आपके पास जिस कंडीशन में भी लाइबिलिटीज़ आती है आप तुरंत उसको हैंड टू हैंड पे कर देते हैं। यदि आपके पास लाइबिलिटीज़ 1 रुपये है तो आपके पास क्विक एसेट्स यानी आपके पास कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इतनी होनी चाहिए कि जिससे उसी वक्त करंट लाइबिलिटीज़ को पे किया जा सके। अगर इससे कम आपकी, अगर मोर देन 1 है तो ये बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि आपके पास लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा आपके पास क्विक एसेट्स है, यानी कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है। लेकिन अगर ये इससे कम है तो ये आपकी क्विक रेशो की जो कंडीशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ इसके जो फॉर्मूले हैं उसको 2 तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप चाहें तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी करंट एसेट्स में से स्टॉक, पहले करंट एसेट्स को टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दीजिए। या आप ऐसा करें कि
करंट एसेट्स को जब इंक्लूड करें तो उसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल ना करें, तो इससे आपकी क्विक एसेट्स निकल सकती है, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ आप कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे भी, यहाँ आपके सामने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है और इलस्ट्रेशन में लिखा फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड एज ऑन 31 2007। एक साइड आपको लाइबिलिटीज़ दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो अगर आप लाइबिलिटीज़ में देखेंगे तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये डिबेंचर्स जो दिए हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्रेडिटर्स और प्रोविजंस, जिस वर्ड के आगे प्रोविजंस लिखा है वो आपके करंट्स होते हैं, तो क्रेडिटर और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ये दो आइटम आपके करंट लाइबिलिटीज़ के आइटम हैं। इसके बाद आप एसेट साइड पर आइए, इसमें आपके पास प्लांट एंड मशीनरी के अलावा स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट एसेट्स हैं। सबसे पहले आप इन सबको टोटल कर लीजिए। करंट एसेट्स में 40,000 आपके स्टॉक, डेटर्स 30,000 और कैश इन हैंड 25,000 और कैश एट बैंक 10,000 है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास 5,000 है। अगर इन सबका आप टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 1,10,000। क्लियर है? ये यानी करंट एसेट्स का जो टोटल है वो 1,10,000 होगा। इस जगह आप करंट एसेट्स की जगह आप लिख दीजिए 1,10,000। अब आपको करना क्या है कि इसमें वापस जाना है, सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाना है, इसलिए स्टॉक 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, यानी 45,000 का अमाउंट इसमें से आपको लेस कर देना है, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, तो 1,10,000 माइनस 45,000 आपका 65,000 आ गया क्विक एसेट्स, डिवाइडेड बाय आपको करना है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास दो आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, यानी 60,000। मैं यहाँ पर इसको लिख दूँगा 60,000। अब हमारा आंसर जो आया है वो आया 1.08 इज़ टू 1, यानी हमारा जो आइडल रेशो है वो 1:1 होना चाहिए। इससे मोर देन आइडल रेशो है 1.08, तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन का काम करता है। तो क्विक रेशो का मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी टाइम हैंड टू हैंड अगर आपको लाइबिलिटीज़ को पे करना है तो आपके पास उतना ही अमाउंट आपके पास मिनिमम होना चाहिए जितना क्रेडिटर्स को पे करना है। नेक्स्ट अब बात करें हम एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतया, लिक्विडिटी यानी तरलता, पूर्ण तरलता अनुपात, ऐसा तरलता अनुपात जो आपके पास सिर्फ कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के रूप में ही होगा। मीनिंग दिस रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। देखिए, मैं पहली वाली जो स्लाइड से पढ़ रहा था तो मैं उसमें बार बार आपके सामने एक नाम ले रहा था, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मैं यहाँ पर उसको क्लियर करूँगा क्योंकि एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो उन्हीं पर ही बेस है। इस कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अलावा आपके पास एब्सोल्यूट लिक्विड आइटम नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो इसका मीनिंग है दिस रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो की तो इसमें मेनली जो हम मेन यूज़ करते हैं वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं, कैश होता है, बैंक होते हैं। कि आपको अगर तुरंत प्रभाव से अगर आपको कोई लिक्विडिटी को पे करना है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आपके पास इतना कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए कि आप पेमेंट कर सकें। कई लोग जब लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि करंट लाइबिलिटीज़ को बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्लूड नहीं करने से आशय ये है
कि कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी होती है वो बैंक प्रोवाइड करता है, और जब वो बैंक उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है तो बैंक के पास ये पावर होती है कि उसको वो हटा सके। तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं तो कई ऐसे राइटर्स भी हैं जो बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का जो निकालने का फॉर्मूला है वो है आपका कैश इन हैंड प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जब हमारे पास कोई हैंड टू हैंड कोई पेमेंट करना है तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डेटर से पैसा कलेक्ट करें, क्योंकि वो मना कर सकता है, दैट इज़ रिसीवेबल्स। स्टॉक को भी हम बेच नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि स्टॉक को बेच के कैश जनरेट करें, और प्रीपेड एक्सपेंसेस से भी हम पैसा वापस नहीं ले सकते हैं। तो करंट एसेट्स में से हम उन आइटम्स को निकाल देते हैं जो आइटम्स हैंड टू हैंड एट द सेम टाइम हम कैश में जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्योर कैश रिलेटेड आइटम जिसको हम आसानी से कैश में तुरंत कन्वर्ट कर लें, उसको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी एसेट्स में रखते हैं, और वो मेनली होते हैं आपके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। मैं फिर बता रहा हूँ कि करंट लाइबिलिटीज़ में कई बार हम जब फॉर्मूले को इंक्लूड करते हैं तो कई राइटर्स करंट लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को। इसका इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल आपके क्विक रेशियो की तरह ही है कि 1:1। अगर हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन आ जाए तो उसका 1:1 होना चाहिए, यानी जितना ऑब्लिगेशंस या जितना हमें पेमेंट करना है उतना हमारे पास कैश होना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे। थोड़ा सा पिछले वाले जो स्लाइड थी क्विक रेशियो, उसमें मैं मेनली फोकस मैंने उस पर कर दिया था, बैंक पर, कैश पर और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पर। उसमें आप रिसीवेबल्स यानी डेटर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि डेटर से अगर हम डिमांड करेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा और हम कैश को दे सकते हैं। तो वहाँ पर मेनली जब क्विक रेशियो की बात करेंगे तो हम स्टॉक में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही लेस करेंगे, जबकि अगर हम बात करें एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में तो इसमें करंट एसेट्स में से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ साथ रिसीवेबल को भी हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जहाँ तक मैं बात कर चुका हूँ कि करंट लायबिलिटीज़ दोनों में सेम है, लेकिन एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर टुडे।